बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है वेल्थ स्टेटमेंट देखते हैं कि वो कैसे जो है वो सबमिट करनी है। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो लास्ट वीडियो में हमने जो है वो इनकम वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया था, जिसपे इनकम टैक्सेस वगैरह हमने सारे कर दिए थे। अब जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट की बारी। तो नीचे टैब में जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट पे आएंगे तो आपको तीन हेड मिलेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस, एसेट्स, और तीसरा है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। प्रीवियस ईयर्स के आपके पास ये आ जाएंगे, एसेट्स आ जाएंगे अगर आप ऑलरेडी फाइलर हैं। नहीं है तो आपको यहाँ पे पिछले साल का खुद कैलकुलेट करके लिखने पड़ेंगे। करंट ईयर के जो नेट एसेट्स होंगे वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएंगे, क्योंकि जो भी ब्लू बॉक्स है उसमें आप खुद से वैल्यू नहीं एंटर कर सकते। ये वैल्यूज जो है वो सिस्टम खुद कैलकुलेट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज वाले सेक्शन में हम अपने इस साल के जितने भी एसेट्स हैं वो मेंशन करेंगे। तो रिकंसिलिएशन में वो खुद ही यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम एसेट्स अपने जो है वो एंटर करते हैं। तो पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज के टैब में यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स हो सकते हैं। कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो वो सब यहाँ पे हेड पे अंदर आप जो है ना वो एंट्री करेंगे। हम चूंकि नॉर्मल रिटर्न्स की बात कर रहे हैं जिसमें स्टॉक मार्केट की आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो स्टॉक मार्केट की आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट वाले जो रो है उसमें कर सकते हैं, या यहाँ पे नीचे एनी अदर एसेट्स में। तो मैं यहाँ पे जो है वो करता हूँ, यहाँ पे प्लस के आइकन पे आप क्लिक करेंगे, एक हेड बनाएंगे। अब मुख्तलिफ आपके पास ब्रोकर के पास आपका अकाउंट होता है, एक हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो हर अकाउंट में आपके पास कुछ होल्डिंग होती है, शेयर्स पड़े होते हैं, और साथ में उसके साथ कैश होता है। तो आपने क्या करना है कि 30 जून 2021 की जो क्लोजिंग होगी उसकी आपने एक रिपोर्ट मंगवा लेनी है अपने ब्रोकर से कि 30 जून को मेरे पास होल्डिंग कितनी है, शेयर्स कितने हैं और कैश मेरे पास कितना है। तो वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ये मेरा इक्विटी अकाउंट नंबर फर्ज किया, और नीचे कमेंट्स में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपका जो ब्रोकर नेम लिख देता हूँ, ओके कर दे। तो ये आपका एक हेड बन जाएगा। तो अब 30 जून को जो भी आपके अकाउंट में कैश बैलेंस होगा वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। तो आपकी कैश की एंट्री होगी। अब उस हाउस में आपके पास जो शेयर्स होंगे उसकी भी आपने वैल्यू बनानी है। तो उसके लिए आप एक और प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे आप जो है ना वो लिख लें। तो डिस्क्रिप्शन में अपनी जो है ना वो सहूलत के लिए कि कल कल को आप इस एंट्री को आइडेंटिफाई कर सकें, आप अपना जो अकाउंट नंबर है या जो सीडीसी का सब अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, और ओके कर। इसमें जो वैल्यू लिखनी है वो शेयर्स की मार्केट वैल्यू नहीं लिखनी, बल्कि जो आपकी कॉस्ट बाइंग है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो वो कॉस्ट बाइंग जो है वो आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको ब्रोकर रिपोर्ट सेंड करेगा नेट कैश वैल्यू की, वो उस पे जो वैल्यू लिखी होगी वो करंट मार्केट वैल्यू होगी। तो आपने वो नहीं लिखनी, बल्कि आपने अपनी कॉस्ट वैल्यू मालूम करनी है। तो कॉस्ट वैल्यू को हम दो तरीकों से मालूम कर सकते हैं। एक तो जो ब्रोकर्स का आपको सॉफ्टवेयर दिया होता है उसके थ्रू भी हमें पता चल सकता है कि वहां पे जब आप अपने पोर्टफोलियो का निकालते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, तो उसमें करंट वैल्यू के साथ साथ आपको दिखा भी रहा होता है कि आपका कितना % लॉस है या कितना जो है वो आप गेन में है। तो अगर आप गेन में हैं तो करंट वैल्यू से आप वो गेन वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास उसकी कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप लॉस में हैं तो करंट वैल्यू में वो लॉस वाली वैल्यू ऐड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। या ब्रोकर्स के पोर्टल से भी कर सकते। दूसरा एनसीसीपीएल भी आपकी बाइंग को जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो आप एनसीसीपीएल के पोर्टल से भी वो रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने जो शेयर्स की वैल्यू होगी, कॉस्ट वैल्यू, वो पता चल जाएगी। तो उसके लिए आप जो है वो यूआईएस के पोर्टल पे फिर आइएगा। यहाँ पे सीजीटी रिपोर्ट में इन्वेंट्री डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट पे क्लिक कर लो, और यहाँ से जो है वो जो 30 जून 2021 की रिपोर्ट जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो आपके पास ये इस तरह जो है वो रिपोर्ट आ जाए। तो इसमें जो ये प्राइस लिखी होगी ये आपकी बाइंग प्राइस है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। तो ये आप सब प्राइसेस जो है वो ऐड कर लीजिएगा। तो 30 जून को आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे उसकी बाइंग प्राइस आपको यहाँ से मिल जाएगी, और वो आप ऐड करके एक कंप्लीट वैल्यू जो है वो आपने उधर एंटर कर देनी है। वैल्यू करके 2 दफा कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आपका ये सेव हो जाएगी। उसके बाद आप ये साथ साथ सेव भी करते जाइएगा। यहाँ तक आपकी ये स्टॉक मार्केट वाली इन्वेस्टमेंट की एंट्री है वो कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आप सेम कर सकते हैं। कैश की एंट्री अलग बना लीजिएगा और होल्डिंग वाली एंट्री जो है वो अलग बना लीजिएगा। होल्डिंग की रिपोर्ट आपको वो मिल जाएगी, आपको ना अपने ब्रोकर से मिल जाएगी स्टेटमेंट की ना,
तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो ऐसी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपको ऐसी वो मिल जाएगी जिसमें आपके पास टोटल कैश यहाँ पे वो मेंशन किया होगा कि कैश रिमेनिंग कितना है, और आपके पास जो होल्डिंग होगी वो, अब ये सपोज आपके पास ये 3 आइटम है और ये क्वांटिटीज हैं, तो आपने इसकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो आपने एनसीसीपीएल के पोर्टल से मालूम करके उसकी वैल्यू अपने रिटर्न में वेल्थ स्टेटमेंट में मेंशन कर देनी है। उसके बाद दूसरी बड़ी एंट्री आपकी जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 30 जून को वो आपने एंटर करना है। वो भी आप यहीं पे एंटर करें, प्लस करें यहाँ पे, और यहाँ पे आप जो है ना वो अपना अकाउंट नंबर बेशक दे दें और नीचे जो है वो बैंक का नाम दे दें। इस तरह आपका हेड बन जाएगा और उसमें आपने फिर क्लोजिंग बैलेंस जितना भी होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। इस तरह डबल कैलकुलेट कर देना है तो आपका ये ऐड हो जाएगा। इस तरह आपके अगर मल्टीपल अकाउंट्स है तो हर अकाउंट्स का अलग अलग हेड बना के आपने उसकी वैल्यूज एंटर कर देनी है। सेम यही प्रोसीजर आपका म्यूचुअल फंड के लिए भी है। अगर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसके लिए भी आप प्लस से उसका हेड बनाएं, रिपोर्ट आप मंगवाएं म्यूचुअल फंड से। 30 जून को जो क्लोजिंग है वो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आप एंटर कर दें, तो आपकी म्यूचुअल फंड की भी या किसी और जगह भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हो तो वो आपने इसी तरह यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है तो उसकी भी यहाँ पे हेड बना हुआ है, उस पर भी आप प्लस निशान प्लस पे क्लिक करके एंट्री बना सकते हैं। प्रीशियस पोजेशन में अगर आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है तो उसको भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तरीका वही है कि प्लस से जो है वो आप सबसे पहले एंट्री बनाएंगे। अब अगर आपके पास कोई और पर्सनल आइटम में कोई चीजें हैं, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैश अगर आपके पास हैंड में है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो अंदाजे से आप डाल लीजिएगा। जो आपकी जिसका आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैल्यू आपने एग्जैक्ट लिखनी है, चाहे वो बैंक अकाउंट्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स की एंट्रीज हैं, वो आपने एग्जैक्ट वही अमाउंट लिखनी है जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स में। अगर आपके पास कोई एसेट है जो इनमें कहीं फॉल नहीं हो रहा तो आप इसको यहाँ पे एनी अदर एसेट्स में भी कर सकते हैं। प्लस के आइकन पे क्लिक करें और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखे और उसकी वैल्यूज लिख दें। कोई आपके पास प्लॉट की कोई फाइल वगैरह है तो वो आप भी इस तरह यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये आपके एसेट्स हो जाएंगे कंप्लीट। नीचे है लाइबिलिटीज। अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज भी हैं, मिसाल के तौर पे आपने जो है ना वो कोई इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीजें ली हुई हैं, या आपने अपनी जो सैलरी है एम्प्लॉयर से आपने लोन लिया हुआ है, तो वो आप यहाँ पर जो है ना वो लाइबिलिटीज के खाने में जो है वो एंटर करेंगे। तरीका उसका भी वही है कि आपने प्लस पे एंट्री कर देनी है और यहाँ पे आप उसका क्रेडिटर कौन है। अगर तो आपने इंस्टॉलमेंट्स पे बैंक से कोई चीज ली हुई है तो फिर आपका बैंकर जो है वो आपका क्रेडिटर है और उसकी पे एंट्री बनाएंगे और जितना आपने लिया होगा लोन उसकी एंट्री यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरह आपका ये एसेट्स और लायबिलिटीज वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप रिकंसिलिएशन पे आएंगे तो अब आपके पास जो है वो नई एसेट्स करंट ईयर के वो आ चुके होंगे। प्रीवियस ईयर का सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद डिटेक्ट कर लेगा। तो अब आपने इनफ्लोज बताने हैं कि आपको इस साल जो है वो इनफ्लोज क्या आया है। तो सबसे पहले आपने अपनी जो नॉर्मल टैक्स के लिए आपने जो सैलरी डिक्लेयर की है वो यहाँ पे आपने लिख लेनी है। तो ये कंप्यूटेशन में आके ना ये जो भी वैल्यू बनेगी यहाँ पे अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स वो आपने उधर लिख लेनी है। सेम अगर आपने कोई एग्जाम भी की हुई है तो भी वहाँ पे आपने लिख लेनी है, नहीं की तो उसको खाली छोड़ दें। इसके बाद ये तीसरे में आपने जो फाइनल और फिक्स टैक्स में जो आपको इनफ्लो हुआ है वो आपने मेंशन करना है। तो यहाँ पे फाइनल फिक्स्ड मिनिमम पे आएंगे, जो भी यहाँ पे रिसिप्ट की वैल्यू होगी वो आपने उधर मेंशन कर देनी है। बाद अगर आपको कोई रेमिटेंसेस वगैरह आए हो, कोई आपका फॉरेन रिलेटिव से आपको कोई पैसे वगैरह भेजे हो तो वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है ना वो अपने बैंक से PRC सर्टिफिकेट उनसे ले लें, वो अपने पास रख लें, क्योंकि जो रेमिटेंसेस वगैरह होते हैं अगर उसके पास आपके पास PRC सर्टिफिकेट्स हैं तो वो एग्जाम्प्ट टू टैक्स होते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई इनफ्लो है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। कोई गिफ्ट वगैरह आपको दिया हो किसी ने तो वो यहाँ पे कर लें। अब इनफ्लो हमारा आ गया। अब आउटफ्लो हमने बताना है कि इस इनफ्लो तो आया है, अब इसका आउटफ्लो क्या हुआ, क्योंकि ये अब देखिए ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आ रही है 5,76,000 आ रही है। तो अभी हमने इसका बताना है कि ये 5,76,000 जो अनरिकंसाइल्ड आ रही है इसका क्या है। आया ये उधर गया है एसेट्स में गया है या ये खर्च हो गया। तो एसेट्स तो हमने कंप्लीट कर ली है, तो अब ये हमारा जो है ना ये एक्सपेंस में आ गया सारा। इसमें हमें सबसे पहले आउटफ्लो में हमने टैक्सेस पे किए हैं वो हम यहाँ पे अदर्स में लिख लेते हैं। अब ये हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट है
ये हमारा जो है वो एक्सपेंस में आएगा। अब यहाँ पे हम पर्सनल एक्सपेंस लिखते हैं। आपके एक्सपेंसेस के भी हेड बने हुए हैं। कुछ कंसल्टेंट जो है वो हेड वाइज जो है वो एंट्री कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो यहाँ पे इकट्ठा ही सारा कुछ लिख लेते हैं। तो ये आप पे है, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो तो आपके पास सेट होंगी, जिस तरह रेंट होगा या आपके यूटिलिटी के जो बिल्स होंगे वो आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे, 12 महीनों का जितना बनता है वो आपने एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई बच्चों की कोई फीसेस वगैरह हैं तो वो भी आप जो है ना वो कैलकुलेट करके उसकी रिसिप्ट आपके पास होगी, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। इस तरह रेंट की भी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। या इस तरह अगर आपका जो है वो तो जिन जिन चीजों के आपके पास एग्जैक्ट रिसिप्ट मौजूद है वो तो आप इस तरह लिख लेंगे, तो बाकी आपने अंदाजे से ही एक्सपेंसेस लिखने हैं। तो मैं जो करता हूँ, मैं तो इस तरह ही करता हूँ कि अदर्स में सारा खर्चा लिख लेता हूँ, लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन मैं अपने पास अलग एक शीट में मेंटेन कर लेता हूँ कि ये जो खर्चा मैंने किया है, ये अगर कल क्लास को कोई पूछता है एफबीआर, तो मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं कि ये मैंने किस हेड में इसको एक्सपेंस आउट किया है। वो मैं अलग अपनी फाइल रख लेता हूँ जिसमें मैं रेंट, इसकी ट्रेवलिंग और इसकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल मैं अलग अलग करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक ही एंट्री बनाता हूँ अदर्स में। तो वो देख लें आप जिस तरह जो है ना वो आपको सूट करता हो। तो अब आप देखेंगे तो आपकी ये अमाउंट जो है वो रिकनसाइल्ड अमाउंट 0 होगी है, यानी कि जितना आपको इस साल जितना इनफ्लो आया है उसमें से आपने जो है वो इतना आउटफ्लो कर दिया, लेकिन इतना आपने एक्सपेंस में कर दिया। बकाया जो आपकी अमाउंट है वो आपके करंट ईयर के एसेट्स में चली गई है, जिससे आपके एसेट्स में जो है वो नेट इंक्रीज हुआ है पिछले साल की निस्बत। तो इस स्टेज में हमारी जो है वो इनकम रिटर्न्स कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको जो है वो सबमिट कर सकते हैं। याद रखिए अगर ये 0 ना हो तो तब भी ये आपको सबमिट करने नहीं देगा, या अगर आपका एडमिटेड इनकम टैक्स बनता हो तब भी ये आपको सबमिट नहीं करने देगा। पहले आपको टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी जो है रिसिप्ट है यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी, उसके बाद ये आपको जो है वो रिटर्न सबमिट करने की इजाजत देगा। तो उसके लिए सिंपल यही है कि आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, इसको वेरीफाई करें और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दें, तो आपका ये रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न्स को फाइल कर रहे हैं तो मेरा मशवरा आपको यही है, किसी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट से राब्ता कर लें, उनसे फर्स्ट जो है वो करवाएं, ताकि आपका जो है ना पहले साल में कोई गलती ना हो, उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकें। या अगर आपकी एंट्रीज बहुत जरा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की हैं तो तब भी आपको मशवरा यही है कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से जो है वो राब्ता कर लें, क्योंकि बाद में फिर ये बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं। अगर आपकी सिंपल सी एंट्रीज हैं जिस तरह मेरी है तो आप इसको मेथड को करके कर सकते हैं।